हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में थर्ड सेमेस्टर के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि BCA के है और ये BRBU यूनिवर्सिटी का है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्राइब बाइसेक्शन मेथड, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड ऑफ द 3 प्लेस बाय डेसिमल। ठीक है, तो इसमें बाइसेक्शन मेथड को सबसे पहले डिस्क्राइब करना है और उसके बाद एक इक्वेशन दे रखा है, उसको हमको 3 प्लेस डेसिमल तक उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। तो बाइसेक्शन मेथड यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इट इज अ न्यूमेरिकल रूट finding algorithm that is used to find the roots of polynomial equation। तो ना एक ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ये है क्या, तो ये जो भी इसमें वैल्यू फाइंड किया जाता है, जो भी रूट फाइंड किया जाता है वो इसका इंटरमीडिएट मतलब कि वो ना बीच का करके फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, ये न्यूमेरिकल रूट जो भी फाइंड करना रहता है उसके लिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट को फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला मान लो कि इसमें एक मेरे पास f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो f(x) मेरा यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। यहाँ जो बोला गया ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसको यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक फंक्शन f(x) और मान लो कि जो इस फंक्शन का रूट है वो a एंड b के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से और a और b के बीच में लाई करता है, तो कभी भी रूट्स कब आते हैं, जब a के पास पॉजिटिव हो और b के पास निगेटिव हो f(x) का वैल्यू। जब दोनों के बीच दोनों का जो f(x) का वैल्यू आएगा वो अपोजिट आएगा, यानी कि कोई एक पॉजिटिव आना चाहिए और कोई एक निगेटिव आना चाहिए, तभी उसके बीच में कोई भी रूट लाई करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे f(x) मेरा क्या है, पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे f(b) मेरा क्या है, निगेटिव है। तो इसके बीच में जो रूट लाई करेगा वो मेरा क्या करेगा, a + b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे a + b डिवाइडेड बाई 2 लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये इंटरमीडिएट वैल्यू यानी कि मिड वैल्यू है। ठीक है, जो भी यहाँ पे तुम्हारा f(x) का यहाँ पे fa निकालोगे एंड fb निकालोगे, तो a और b के बीच में जो आएगा वो रूट आएगा, तो इसी वजह से इसको बोला जा रहा है इंटरमीडिएट यानी कि बीच के वैल्यू। ठीक है, ये हो गया बाइसेक्शन मेथड का डिफिनीशन। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन x³ - 2x - 5 = 0, ये मेरा क्या है, मान लो ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है। अब फंक्शन है तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं a एंड b। तो a एंड b फाइंड करने के लिए हिट एंड ट्रायल का यूज करेंगे। तो मान लो कि x का वैल्यू अगर हम खुद से मानते हैं 0, जब x का वैल्यू 0 मानेंगे तो इसमें हम 0 रखेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, f(x) का वैल्यू, f(0) का वैल्यू मेरा आ जाएगा यहाँ से -5। वैसे ही 1 रखेंगे, इसमें x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो मेरा आ जाएगा -6। वैसे ही 2 रखेंगे तो आ जाएगा मेरा -1, एंड लास्ट में अगर ये 3 रखे हैं तो मेरा वैल्यू आ गया है 16। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये जो है वो मेरा निगेटिव है एंड ये जो है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, 2 वैल्यू मिला, जो कि क्या 2 पे एक वैल्यू मिला जो मेरा निगेटिव है एंड 3 पे एक वैल्यू मिला जो मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, एक रूट लाई करेंगे। ये बाइसेक्शन मेथड के थ्रू दोनों के बीच में एक रूट लाई करेंगे। तो चलिए उस रूट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, a मेरा 2 हो गया एंड b मेरा 3 हो गया। तो यहाँ से x1 जो आएगा, पहला जो रूट आएगा वो मेरा a + b डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5/2, यानी कि पहला जो आ गया मेरा 2.5 आ गया, पहला रूट निकल गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू या सेकेंड ये रूट
मतलब यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है ना, ये एक अप्रोक्सीमेट लेके चला जा रहा है कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड के लिए x1 तो आ गया, आगे भी देखते हैं एक और अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, fx2 जो मतलब यहाँ पे जो fx1 यानी कि जो x का वैल्यू आया है इसको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ मेरा एक रूट है, ये मान लो कि यहाँ पे मेरा a है और यहाँ पे मेरा b है, ठीक है। तो मान लो कहीं पे यहाँ पे हमको यहाँ पे a+b यानी कि यहाँ पे मेरे को x1 मिल गया। अब हमको क्या करना है ना, अब कोई x1 और या तो x1 a के बीच में कोई वैल्यू फाइंड करना है या तो x1 b के वैल्यू देखना है कि रूट किस साइड जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे fx में जो भी है x1 का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से पुट किए तो ये जो वैल्यू आएगा वो मेरा 5.625 आएगा। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, जो fx1 है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इस a और b में से जो निगेटिव वैल्यू आया है उसको लेना है। तो यहाँ से मेरा क्या आया, एक तो वैल्यू मेरा मान लो कि a मेरा आ गया 2.5 मान लो या b मान लो, ठीक है। और एक जो है निगेटिव वाला वैल्यू कौन सा है, 2 पे निगेटिव था, यानी कि यहाँ पे जो मेरा होगा b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो पहला आ गया मेरा क्या 2.5, इस पे मेरा क्या है पॉजिटिव है और 2 पे मेरा क्या है निगेटिव है। तो एक a और b का वैल्यू यहाँ से फाइंड आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से x2 फाइंड करेंगे a+b डिवाइडेड बाई 2 करके। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 2.5। यहाँ पे आप किसी को भी a और किसी को भी b मान सकते हो, ये खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से x2 क्या आ जाएगा, मेन मेरा क्या है x2, वो हो जाएगा a+b डिवाइडेड बाई 2, a+b डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से मेरा x2 का वैल्यू आ जाएगा 2.25, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे, अगेन x2 का वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो जो मेरा x2 का वैल्यू है वो मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फिर से पॉजिटिव आ रहा है तो फिर से मेरा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू तो 2 ही रहेगा और b का वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा मेरा 2.25 आ जाएगा। फिर से x3 निकालेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2.125, ठीक है। तो यहाँ से मेरा x3 निकला, ये x2 निकला। अब क्या करेंगे, फिर से इस x3 का वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद मेरा क्या आ रहा है, फिर से मेरा क्या आ जाएगा ना, ये हो गया 9.59 है, ये 4 तो ये हो जाएगा 9.596 माइनस ये 9.25 आएगा, यानी कि फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगेन पॉजिटिव आ गया तो क्या करेंगे, a का वैल्यू 2 ही रखेंगे और b का वैल्यू मेरा आ जाएगा 2.125। फिर से x4 निकालेंगे, x4 मेरा 2 + 2, ये a+b डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से मेरा 2.062 आ गया है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में ये x4 तक ही फाइंड किए हैं। अभी इसको आप जब तक फाइंड करना है ना, इसको जब तक क्या इसका रूट्स जो है ना वो लगभग अप्रोक्स सेम ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 2.125 है तो यहाँ पे 2.062 है, तो वैसे ही एग्जैक्ट थोड़ा थोड़ा मतलब 2 प्लेस तक सेम हो। इसमें एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप इसमें थोड़ा और x4 का वैल्यू, जैसे x4 तक ही अभी हम फाइंड किए, आप ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप x4 तक निकाले क्यों हो, इसमें आपकी मर्जी है, जितना फाइंड करना है आप उतना फाइंड कर सकते हो। जितना ज़्यादा फाइंड करोगे उतना ही अप्रोक्स वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुँचोगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ आया ना, आप इससे x4 से ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हो और अगर टाइम नहीं है एग्जाम में तो आप x4 तक भी फाइंड करके छोड़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x - 7 = 0 करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल यूजिंग द रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो इसमें रेगुलर फॉल्सी मेथड के थ्रू फाइंड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या था,
बाइसेक्शन मेथड के थ्रू फाइंड करना था और इसमें क्या है, रेगुलर फॉल्सी मेथड के थ्रू फाइंड करना है। तो इसमें बहुत सारे रूट फाइंड करने के मेथड है, तो आप उसको देख सकते हो। सबका बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे उसमें था रूट्स निकालने के लिए क्या करते थे, a+b/2 करते थे। तो रेगुलर फॉल्सी में रूट्स निकालने के लिए अलग फार्मूला हो जाता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम ही है, बस कुछ कुछ पॉइंट अलग हो जाते हैं। तो मान लो कि ये मेरा फंक्शन दे रखा है x³ - 5x - 7 = 0। तो पहला स्टेप उसमें क्या था, हीट एंड ट्रायल का यूज करके a और b फाइंड करना। इसमें भी सेम हीट एंड ट्रायल का यूज करके इसमें भी a एंड b को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से f0 रखे हैं x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो मेरा -7 आएगा, और x का ये वैल्यू यहाँ पे इसमें 1 रखेंगे तो वैल्यू मेरा आ गया -11। वैसे ही f2 का वैल्यू रखेंगे, f2 का वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा -9। अब f3 का वैल्यू रख के देखते हैं। यहाँ से f3 का वैल्यू मेरा आ गया 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको a और b फाइंड हो गया। मेरा a क्या आ गया, 2 आ गया, एंड b क्या आ गया, 3 आ गया। क्योंकि a और b 2 एंड 3 क्यों आया, क्योंकि दोनों पे क्या है, अपोजिट साइन का वैल्यू है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ना सबका ये a तो ज़रूरत है ही, इसमें fa का वैल्यू भी यूज करते हैं एंड fb का वैल्यू यूज करते हैं। तो fa मेरा कितना है, -9, एंड fb मेरा कितना है, 5। a मेरा 2 है एंड b मेरा 3 है, ठीक है। रेगुलर फॉल्सी मेथड में जो अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे उसमें x1 का वैल्यू फाइंड किए थे, इसमें जो मेरा x1 बोलो या c1 बोलो, ठीक है, बात सेम ही है। ये खुद पे डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ हमने क्या किया, c1 रखा, जो ये जिसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से a/fb - b/fa / fb - fa, ठीक है। तो जैसे उसमें x1 का वैल्यू क्या था, a+b/2। यहाँ से मेरा c1 का वैल्यू ये जो भी है ये आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें उस सारे वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है, 2 है, fb का वैल्यू मेरा कितना है, 5 है, माइनस b का वैल्यू 3 है, एंड fa का वैल्यू -9 है, डिवाइडेड बाई 5 माइनस और माइनस का 9, fb एंड fa का वैल्यू यहाँ से पुट किए। पुट करने के बाद मेरा ये 10 + 27 डिवाइडेड बाई 14, यानी कि c का वैल्यू आ जाएगा मेरा 2.643, ठीक है। इसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आप अप्रोक्स कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप इसमें कुछ वैल्यू आपका कुछ अलग आ जाए, तो इसका उतना यहाँ पे माइंड नहीं करना है। अब क्या करना है, जैसे उसमें वैल्यू निकालने के बाद फंक्शन में पुट करते थे और फिर से चेक करते थे कि उस पर मेरा निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। वैसे ही हम क्या किए, जो भी मेरा c का वैल्यू आया, हमने जो ये क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखा था उसमें क्या करेंगे, x के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि जो फंक्शन है वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। यहाँ मैंने पुट किया, पुट करने के बाद जो भी मेरा वैल्यू आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसको हम पुट किया, जो फंक्शन मेरा क्या था, x³ - 5x - 7, इसमें पुट किए। पुट करने के बाद मेरा आ गया निगेटिव, एक निगेटिव वैल्यू आएगा। जब निगेटिव वैल्यू आएगा तो a और b में से जिस a और b जो था मेरा इसके पीछे, उसमें जिस पे पॉजिटिव आया था उसको लेंगे, ठीक है। तो निगेटिव वाला तो लेंगे ही लेंगे, और पॉजिटिव मेरा किस पे आया था, पॉजिटिव मेरा आया है b पे, यानी कि b का वैल्यू 3 ले लेंगे। तो एक तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा, एक ये वैल्यू होगा, और एक वैल्यू मेरा हो जाएगा 3। तो अगेन अब एक a का वैल्यू a का वैल्यू मेरा 2.643 आ जाएगा एंड b का वैल्यू 3 आ जाएगा, और fa का वैल्यू है -1.752 एंड fb का वैल्यू है मेरे पास 5। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और पुट करने के बाद वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मेरा c2 का वैल्यू आ जाएगा, सारे वैल्यू को पुट करने के बाद 2.736। अब क्या करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, इसी में पुट करेंगे फंक्शन में पुट करने के बाद देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो फंक्शन में पुट करने के बाद फिर से निगेटिव आ रहा है,
तो नेगेटिव आ रहा है तो जो फिर से जो रूट लाई करेगा वो 2.736 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। और तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये ए हो गया एंड ये बी हो गया। और एफ ए का वैल्यू मेरे पास ये हो जाएगा एंड एफ बी का वैल्यू ऊपर ही आया था मेरे पास कितना था 5। तो एफ बी का वैल्यू मेरा 3 पे कितना है 5 है तो 5 हो जाएगा। फिर से उसी फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद मेरा आ जाएगा 2.746। ठीक है, तो यहाँ से F3 ये वैल्यू तो आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस चेक करेंगे फंक्शन में पुट करके कि वैल्यू मेरा निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ मैंने इस वैल्यू को रखा, C3 के वैल्यू को फंक्शन में रखने के बाद मेरा आ गया -0.23। तो ये भी मेरा क्या आ रहा है, निगेटिव ही आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है तो एक तो ये हो जाएगा, ए का वैल्यू इतना मान लो और बी का वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो फिर से इसमें पुट करेंगे तो C4 मेरा जो आएगा वो 2.747। तो यहाँ देखो ना, जैसे यहाँ पे 7-4 यहाँ भी आ गया 2 प्लेस तक और 7-4 यहाँ भी आ गया 2 प्लेस तक। ठीक है, तो ये लगभग क्या हो रहा है ना, सेम आ रहा है वैल्यू। तो आप यहाँ पे इसका आंसर इतना इसका रूट्स बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ठीक है, इसमें बी नंबर भी क्वेश्चन है तो उसको चलते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में बोल रहा है फाइंड द न्यूटन राप्सन इटरेटिव फार्मूला टू फाइंड द pth रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर n, हेंस फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17। तो पहला क्वेश्चन मेरा किस पे था, वाई सेक्शन पे। सेकेंड वाले क्वेश्चन रेगुलर फॉल्सी पे था और थर्ड यहाँ पे आ गया न्यूटन राप्सन पे। ठीक है, तो ये जितने भी आपको रूट्स फाइंड करने के फार्मूला है, जो भी थ्योरम है, उसको आपको तो कंपल्सरी है एग्जाम में। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो उस सबको आपको याद रखना होगा। और सब में बस माइनर डिफरेंस है, आप उस डिफरेंस से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या करेंगे, सबसे पहला इसमें बोल रहा है फाइंड द न्यूटन राप्सन इटरेटिव फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला फाइंड करना है और यहाँ पे बोल रहा है pth रूट, यानी कि x के पावर, इसमें बोल रहा है ना, जो भी जैसे स्क्वायर रूट होता है तो क्या लिखते हैं, मान लो कि बोला जा रहा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या बोलते हैं, कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या बोलते हैं, इसके अंदर कितना आता है 1/2, यानी कि ये हो जाता है कितना 2, तो इसको क्या बोलते हैं n के पावर 1/2 बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे क्यूब रूट कैसे बोलते हैं, क्यूब रूट के लिए हम क्या करते हैं n के पावर 1/3 कर देते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर इसमें 3 लिख देते हैं और इसमें हम क्या कर देते हैं n कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे pth रूट बोल रहा है तो क्या करेंगे, x रखेंगे और कोई नंबर n है जो कि यहाँ पे नंबर दे रखा है कि आपको क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर एक n लेना है, तो n हो गया और इसके अंदर pth रूट है, यानी कि इसके अंदर क्या करेंगे p कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अगर p को इधर लाते हैं तो ये x के पावर, सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा n के पावर 1/p आएगा, तो 1/p इस साइड आएगा तो x के पावर p हो जाएगा और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो मान लो कि एक फंक्शन बना रहे हैं इसका यूज करके यहाँ पे, जो कि क्या आ रहा है x के पावर p माइनस का n आ रहा है। ठीक है, न्यूटन राप्सन इटरेटिव फार्मूला को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, f' को फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा p x के पावर p-1, ये वाला फार्मूला, dx के पावर n dx, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो n x के पावर n-1 आता है, तो यहाँ पे f' इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो ये हो जाएगा p x के पावर p-1 हो जाएगा। और यहाँ पे n मेरा क्या है, एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मेरा 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं रखे हैं। अब यहाँ पे न्यूटन राप्सन इटरेटिव फार्मूला जो होता है वो होता है मेरा ये xn+1 इक्वल टू xn माइनस f(xn) डिवाइडेड बाई f'(xn). जैसे उसमें फंक्शन ये रूट्स निकालने के लिए क्या था, पहला में बाई सेक्शन में a+b डिवाइडेड बाई 2, वैसे इसमें क्या है xn+1 इक्वल टू xn माइनस f(xn) डिवाइडेड बाई f'(xn). ठीक है,
अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसका वैल्यू जो भी है फंक्शन और एफ डैश का, एफ एक्स और एफ डैश एक्स का, उसका वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने पुट किया तो ये हो गया एक्स एन और ये हो गया मेरा एफ एक्स एन, यानी कि जो एक्स था ना, एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम एक्स एन से। तो रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स एन पी माइनस एन डिवाइडेड बाई पी एक्स एन पी माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, लेने के बाद इसको करेंगे तो आ जाएगा पी एक्स एन पी माइनस वन प्लस वन। यहाँ से जैसे ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो पी और एक्स एन इधर भी है, एक्स एन इधर भी है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐड हो गया और इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आपका जो आ जाएगा वो देख लीजिएगा, एक्स एन प्लस वन का वैल्यू आ जाएगा 1/p पी माइनस वन एक्स एन प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स एन के पावर में आ जाएगा p माइनस वन। तो यही हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बोला था 17 का फाइंड करना था यहाँ पे रूट्स। ठीक है, वो भी कौन सा रूट्स फाइंड करना था, क्यूब रूट फाइंड करना था। तो क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक्स क्या करेंगे, यहाँ पे रूट अंदर और यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ 17 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर भेजेंगे 3 को, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 17, जैसे वहाँ पे हमने फाइंड किया था वैसे ही यहाँ पे, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 17। अब सबसे पहले इसका एफ एक्स तो आ गया, अब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स मेरा आ जाएगा 3x²। सेम वही फार्मूला, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स तो आ जाएगा 3x 3 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा 3x²। यहाँ से एफ डैश एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, हम एज्यूम करते हैं कि मान लो कि जो मेरा ये सबसे स्मॉलेस्ट क्यूब रूट निकालना है ना, इसके इक्वल में जैसे 17 है तो 70 के लगभग में क्या क्या आ सकता है। तो अगर 2 का अगर क्यूब रूट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का मेरा 8 आ जाएगा, 3 का मेरा कितना आ जाएगा 27। तो कौन सा इसमें से कौन सा लेना हमको ज़्यादा सूटेबल होगा, ये 8 वाला लेना ज़्यादा सूटेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये इसको ले लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने एक्स नोट का वैल्यू यहाँ पे क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। जो फार्मूला में जो मेरा था ना एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन और माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन, जो भी फार्मूला में था। तो यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू फाइंड करना है इनिशियली में क्या होगा, तो उसको हम अप्रोक्स ये खुद से एज्यूम करके और जो भी रूट फाइंड करना रहेगा उसके आसपास जो भी नंबर का क्यूब रूट आता है उसको हम यहाँ पे लिखा करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 का किया, यहाँ 17 था इसी वजह से 2 का किया। अगर हमको 26 का कहता या 25 का बोलता तो हम किसका यूज करते, 3 का यूज करते यहाँ पे एक्स एन के प्लेस पे। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूटन राप्सन फार्मूला क्या था, सेम वही, इसको यहाँ पे हमने क्या किया, लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या करना है, इसमें एन का वैल्यू हम सबसे पहले 0 पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, x1 निकलेगा। तो x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस का एफ एन के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 हो गया, एफ डैश एक्स नॉट, यहाँ से एक्स नॉट का यहाँ पे एक्स नॉट मैंने लिखा। और एफ एक्स मेरा क्या था, जो भी मेरा फंक्शन था वो मेरा था एक्स क्यूब माइनस का 17। तो यहाँ पे एक्स को क्या करना है, एक्स नॉट से रिप्लेस करना है। तो एक्स नॉट एक्स क्यूब माइनस 17 डिवाइडेड बाई, और एफ डैश जो एक्स था वो मेरा था 3x²। तो यहाँ से 3x नॉट का स्क्वायर आएगा। अब कुछ नहीं करना, सबका वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से एक्स नॉट का वैल्यू मेरा अभी जो खुद से एज्यूम किए थे कितना आया था, मेरा 2 आया था। तो एक्स नॉट के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 2 को रखेंगे। 2 को रखने के बाद x1 जो आएगा वो मेरा इतना आ जाएगा 2.75। तो ये मेरा किसके लिए था, n का वैल्यू हम जब 0 पुट किए थे तब था। अब n का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, सेम वही फार्मूला रहेगा। n के प्लेस पे ये 2 पुट करेंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से मेरा x2 आ गया x1 माइनस का एफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1।
तो यहाँ से x1 माइनस वहीं x0 के प्लेस पे x1 को पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ से x2 का वैल्यू जो होगा वो मेरा 2.583 आ जाएगा। सेम वैसे ही n का वैल्यू 2 रखेंगे, वैसे 3, 4, 5 जहाँ तक मर्जी आप वहाँ तक रख सकते हो। तो यहाँ से मेरा x3 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 2.571। आप इसको देख लीजिएगा। वैसे ही n3 के लिए जो x4 का वैल्यू आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा 2.571। तो यहाँ तो दोनों सेम सेम आ गया। तो आप सेम सेम आ गया तो आप क्या करोगे, वहाँ छोड़ दोगे, वहाँ से आप नहीं निकालोगे। ये जो भी जितने भी मेथड्स है उसमें अगर आपका जो भी x1 x2 निकाल रहे हो अगर वो सेम सेम आने लगे तो उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है और उतना ही आंसर उसका हो जाएगा। तो इसी वजह से इस दोनों का यहाँ पे x3 एंड x4 क्या है, दोनों का दोनों सेम है। तो जब दोनों का दोनों सेम आ जाए तो यही मेरा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट्स ऑफ 17 आ जाएगा, यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का ए पार्ट में बोल रहा है सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करके कुछ इक्वेशन दे रखे सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इसको हमको सॉल्व करना है, यानी कि x1 x2 x3 का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस है उसको याद रखना पड़ेगा, तो ही एग्ज़ाम में ये सॉल्व होंगे। तो ये जो भी मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सबसे पहले हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में चेंज करेंगे। जहाँ पे a मेरा क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा और वो मैट्रिक्स किससे बनेगा, जो भी x1 x2 x3 है इसका कोफिशिएंट को यूज करके बनाएंगे। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा a है 5 - 1 एंड 1, 5 - 1 एंड 1, 2 4 एंड x3 कुछ नहीं है यानी कि 0, 1 1 1 1 1 1। तो ये आ गया मेरा कोफिशिएंट का यूज करके a का वैल्यू। और यहाँ पे x यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरा x1 x2 x3 दे रखा है तो यहाँ पे हम x1 x2 एंड x3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x y z भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x1 x2 x3 दे रखा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम यहाँ पे x1 x2 x3 को ही यहाँ पे लिखें। और b जो है, जो भी इक्वल साइड में जो भी वैल्यू दे रखेगा उसको यूज करके हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और जो कि मेरा b होगा। तो ये यहाँ तक का ये स्टेप ये रहा, ठीक है। अब क्या करना है, एगुमेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे एंड जो भी b का वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, ये कॉलन लगा के उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये हो गया एगुमेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरा कौन सा मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, तो उसमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट किसको किसको करना है, तो इसमें जो भी ये वाला पार्ट है 2 1 एंड 1 जो भी दिख रहा है 2 1 1, इसको क्या करना है ना, 0 कर देना है। इसको एलिमिनेट करके 0 कर देना है। अगर ये तीनों 0 हो जाता है उसके बाद हम x1 x2 x3 के वैल्यू को फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको 0 करने के लिए हमने क्या किया, r1 जो है उसको 5 से डिवाइड कर दिए। तो r1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 1 हो जाएगा और ये -1/5 और ये 1/5 और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब R2 पे ऑपरेशन का यूज करेंगे तो R2 मेरा हो जाएगा, R2 के लिए क्या किए ना, R2 - 2R1 करेंगे। तो R2 का वैल्यू R2 - 2R1 करेंगे तो जो मेरा एगुमेंट मैट्रिक्स होगा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर R3 = R3 - R1 करेंगे तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। आप इसको चेक कर लेना, ये सब पे इसको देखो, यहाँ पे जैसे R3 = R3 - 1 है तो R3 मेरा कितना है, 1 है, 1 और -1, तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। चेंज किस में कर रहे हैं, R3 को, तो R3 को ही देखेंगे, बाकी सब एज इट इज लिख देंगे। तो R3 मेरा इतना आ गया, यहाँ से 1 -1/5 तो यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि 6/5 आ जाएगा। 1 - 1/5 यानी 4/5 आ जाएगा, -1 एंड -2 यानी कि -3 आ जाएगा। अगेन हम R2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो कि R2 × 15/55 है। तो इसको अप्लाई करने के बाद R2 जो एगुमेंट मैट्रिक्स है वो ऐसा कुछ बन जाएगा।
अगेन R3 का R3 पे ये R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस R2 है। तो इसका एगमेंट मैट्रिक्स कुछ ऐसे आ जाएगा, यानी कि हमको यहाँ से दिख गया 0 0 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, यहाँ से ये जब ये 3 टर्म 0 हो जाएंगे तब क्या करेंगे, इसको हम फिर से वो जो पहला वाला जो x1 x2 x3 से इसको ऐसे एगमेंट मैट्रिक्स बनाए थे, अब उसको चेंज करके फिर से हम उसको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी इतना वाला टर्म था उसको हम क्या मान रहे थे, a मान रहे थे। तो इतना को हम क्या करेंगे, एक अलग सा मैट्रिक्स बनाएंगे और ये वाले को हम क्या करेंगे, एक इक्वल में रखेंगे और x1 x2 x3 को उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया 1 0 0 और ये जो भी ये था उससे एक मैट्रिक्स बना लिए और x1 x2 x3 लिख दिए और ये आ गया मेरा जो भी इधर वाले साइड में था उसको इक्वल इतना कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो आएगा मैट्रिक्स कितना आएगा, x1 माइनस का x2 डिवाइडेड बाई, जैसे ये वाले रो है ना, इस वाले रो को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा x1 और इसको करेंगे इससे तो ये आ जाएगा माइनस का x2 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस का x3 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको फिर से इससे करेंगे तो 0 को x1 से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा और इसको फिर x2 से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 6x2 डिवाइडेड बाई 5 और माइनस का 6x3 डिवाइडेड बाई 55। अब फिर से इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला x1 और x2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, बचेगा मेरा कितना x3 तो 50/55 x3। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा मेरा 24/11 एंड माइनस 57/11 इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो रो रो के इक्वल हो जाएंगे, कॉलम कॉलम के इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इक्वल करने के बाद जो मेरा ये एक 50/55 x3 को इक्वल करेंगे माइनस 57/11 का, तो यहाँ हमने वही किया, इसको इक्वल किया, करने के बाद x3 का वैल्यू मेरा इतना आ गया। ठीक है, वैसे ही x2 वाले टर्म को लिए हैं, ये वाले टर्म को लिए हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ से मेरा जो वैल्यू आएगा x2 का वैल्यू, यहाँ से मेरा x2 का वैल्यू आ जा रहा है 143/110। तो x1 का वैल्यू आ गया, x3 का वैल्यू आ गया और यहाँ पे x2 का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को पहले वाले में पुट करेंगे तो यहाँ से मेरा x1 का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। तो पहला वो वाला इक्वेशन क्या था मेरा, पहला जो रो को इक्वल किए थे तो x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2। यहाँ से मेरा x3 का वैल्यू इतना था, x2 का वैल्यू इतना था, इसमें हम पुट किए, पुट करने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 10 + 7 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 17/5। तो यहाँ से मेरा x1 x2 x3 का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया। x1 आ गया मेरा 17/5, x2 आ गया मेरा 13/10 एंड x3 आ गया -7/10। अगर आपको एग्जाम में क्रॉस चेक करना है कि हाँ अभी जो हमने सॉल्व किया है वो आंसर जो आया है वो सही है या गलत है, तो जो भी इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा था, जैसे ये 5x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10 दे रखा है, ये तीनों जो भी इक्वेशन दे रखा है इसमें, और अभी जो आपने फाइंड किया x1 x2 का वैल्यू पुट करके देखना, अगर इक्वल आ रहा है तो जैसे इसमें सारे वैल्यू को पुट करने के बाद अगर 10 के इक्वल आ जा रहे हैं तो क्या है, जो भी मेरा यहाँ पे x1 x2 का वैल्यू आया है वो मेरा क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ से आप खुद को वो पता कर सकते हो कि आपने जो आंसर लाया है वो सही था या गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3 का बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्राउड्स रिडक्शन मेथड। तो इसमें बस बहुत सारे मेथड है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मेथड, सबको आपको याद रखना पड़ेगा और सबको याद करने के लिए बस एक ही तरीका है, आप सब पे क्या करो 2-3 क्वेश्चन तो लगा ही जाओ। तो यही
इसमें देखते हैं प्रोसेस क्या है। तो सेम जैसे पहला उसमें प्रोसेस क्या था, जो भी कोफिशिएंट है उसका यूज करके एक मैट्रिक्स बनाना, जो कि यहाँ पे बन गया है, और x1 x2 x3 को लिख दिए, और जो भी इक्वल साइड है उसको हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ से वो भी बन चुका। अब बस इसमें कुछ अलग करना रहता है। तो यहाँ पे ए तो ये हो गया, इसमें हम लोअर मैट्रिक्स एंड अपर मैट्रिक्स का यूज करते हैं, और इसे ना ल्यू डिकम्पोजिशन मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे उसमें क्या था ना, उसमें हमने पिछले वाले जो भी क्वेश्चन था उसमें हम क्या किए थे, जो भी मैट्रिक्स था उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज किए थे, उसको कन्वर्ट किए थे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किए थे, जो भी मेरा ये उसमें क्या था ना, जो भी नीचे का टर्म था उसको क्या कर दिए थे, जीरो कर दिए थे, यानी कि जो भी मैट्रिक्स था उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए थे। और इसमें हम दोनों का यूज करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने खुद से एज्यूम किया कि जो मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो उसका एलिमेंट कुछ ऐसा है। और कैसे पहचान आ रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे अपर वाले जो भी पार्ट है, ये डायगोनल के अपर वाले जो भी पार्ट है वो क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो भी मेरा डायगोनल के लोअर साइड वाले वैल्यू है, एलिमेंट है, वो क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो यहाँ से मेरा ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एज्यूम किए और यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एज्यूम किए। अब क्या करना है, जो भी मेरा ए जो है वो मेरा क्या होता है, एलयू के इक्वल होता है। ये याद रखना होगा कि जो मेरा ए आए, जो ए मैंने मैट्रिक्स को ये बनाया है इक्वेशन के थ्रू, तो वो क्या होगा, एलयू के इक्वल होगा। एलयू यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वाले रो और ये वाले कॉलम। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मेरा एलयू जो आएगा वो मेरा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एलयू फाइंड हो गया, और ये एलयू इक्वल हो गया मेरा किसके, ए के। अब ए के इक्वल है तो इसके रो वाले जो भी एलिमेंट है वो इसके रो वाले एलिमेंट से इक्वल होंगे, यानी कि U11 इक्वल हो जाएंगे 2 के, U12 इक्वल हो जाएंगे 4 के, और U13 इक्वल हो जाएंगे 2 के। यहाँ से मेरा ये फाइंड हो गया, U11 फाइंड हो गया, U12 फाइंड हो गया एंड U13 फाइंड हो गया। बाकी इसको इक्वल करेंगे इससे, इसको इक्वल करेंगे इससे, एंड इसको इक्वल करेंगे इसके, सबको इक्वल करने के बाद सबका वैल्यू हमको फाइनली मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर सेकेंड रो को इक्वल करते हैं तो यहाँ से मेरा L21 का वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे इसको इक्वल किए तो यहाँ से U22 का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे हम थर्ड वाले को किए तो यहाँ से U23 का वैल्यू यहाँ से भी आ गया। तो ये सेकेंड रो को इक्वल किए हैं, वैसे ही थर्ड रो को इक्वल करेंगे तो यहाँ से L31 का वैल्यू आ जाएगा, अगेन L32 का वैल्यू आ जाएगा, एंड U33 का वैल्यू आ जाएगा। अब सारे वैल्यू तो यहाँ से हमको क्या हुआ, फाइंड हो गया। अब जो भी मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था उसको हम यहाँ पे उसका वैल्यू रखेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये मेरा आ गया इतना, जो भी एलिमेंट है आप देख लो, और वैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो मेरा आ गया ये 2 4 2 0 -3 0 0 0 -6। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी फाइंड हो गया एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, AX इक्वल टू B किए हैं। देन हमने क्या किया है, L का वैल्यू फाइंड किए एंड U का वैल्यू फाइंड किए। कैसे फाइंड किए हैं, तो A इक्वल टू LU करके, और नेक्स्ट क्या करना है, B इक्वल टू LY करना है। तो अगर हम B इक्वल टू LY करते हैं तो यहाँ से हमको क्या होता है ना, Y1 Y2 Y3 का वैल्यू फाइंड हो जाता है, यानी कि यहाँ से हमको Y फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखो L मेरा 1 0 0 है, 1 1 0 2 7/3 1 एंड Y1 Y2 Y3, और ये मेरा B का वैल्यू है 15 - 5 एंड 0। यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से मेरा इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद Y1 आ जाएगा मेरा 15, Y2 आ जाएगा -20 एंड Y3 आ जाएगा मेरा 15/3। अब मेरा क्या है, अब मेरा है UX इक्वल टू Y।
ये मेरा किसके लिए था, ये मैंने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यूज करके यहाँ पे y1 y2 y3 फाइंड कर लिए। अब मेरा यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यूज करना है और इसको यूज करके हम क्या करेंगे, x को फाइंड कर देंगे। ठीक है, और ये आया कहाँ से, इसको भी आप देख सकते हो। पहला मेरा था x इक्वल टू बी, ए की जगह पर मेरा क्या था एल यू, और ये मेरा x था, और b के जगह पर मेरा अभी हमने क्या माना b इक्वल टू एल वाई। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, एल तो एल गया, यहाँ से आ गया मेरा यू एक्स इक्वल टू वाई। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको लिखा है। बाकी इसमें दो टर्म को मानना था, एक याद रखना ए इक्वल टू एल यू, और सेकेंड बी इक्वल टू एल वाई। बाकी इस दोनों का यूज करके आप यहाँ से एक्स को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 4 और 2 0 -3 0 0 0 और -6 है। एक्स यहाँ से x1 x2 x3 हो जाएगा, एंड y मेरा y1 y2 y3 आ जाएगा। यहाँ से सबका वैल्यू हमको पता है, सबको पुट करेंगे, पुट करने के बाद मेरा x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये मेरा कुछ मैट्रिक्स ऐसे आ गया, और ये y1 y2 y3 का वैल्यू आ गया। अब दोनों को इक्वल करेंगे, रो और कॉलम को। तो पहला जो है ये 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 15, और -3x2 इक्वल टू ये -20 के इक्वल हो जाएगा, और -6x3 इक्वल हो जाएगा 50/3 के। तो 50/3 के इक्वल करेंगे तो x3 का वैल्यू मेरा आ गया -25/9, x2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 20/3, एंड वैसे ही x1 का वैल्यू जो इसको x2 और x3 का वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -15/18। सेम x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। अब हमको चेक करना है कि जो आया है वो सही है या गलत है। तो इसको क्या करेंगे, जो मेरा इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा था उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं, यानी कि मेरा जो इक्वेशन है वो, जो मेरा आंसर आया वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यूज द जोकोबी मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर भी कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, बस इसमें मेथड अलग है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें सॉल्व करने के लिए जो स्टेप है उसको याद रखो। तो सबसे पहला स्टेप है, जो भी मेरा इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन दे रखा है, इसमें x y एंड z, देखो इसको ऐड करने के बाद देखो इसके कोफिशिएंट को ऐड करो। इससे बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, अगर बड़ा है तो ये वाले मेथड इस पे यूज होंगे। तो ऐसे अगर यहाँ तो नाम से दे रखा है, अगर नहीं दिया रहता है तो हम चेक करते हैं कि हाँ बड़ा है तो भी तभी यूज करते हैं। से यहाँ पे से इसको और इसको ऐड करके चेक करते हैं, ये बड़ा है ना, और इसमें इसको और इसको ऐड करके देखते हैं ना, ये बड़ा है ना, तो इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका x रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे x इक्वल टू, ये दोनों को राइट साइड ले जाएंगे तो 95 - 11y प्लस 4z, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 1/83 आ गया। तो इस इक्वेशन के लिए हम x का वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन के लिए हम y का वैल्यू निकालेंगे, और इसके लिए हम z का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ हमने z का वैल्यू निकाला। तो यहाँ से हम y का निकालेंगे तो 104 - 7x, और ये -13z, तो 13z हो गया, और ये कोफिशिएंट आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया। वैसे ही z के लिए आ जाएगा 71 -3x -8y, और ये कोफिशिएंट हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से डिवाइड आ गया। यहाँ तक इसमें पहला स्टेप ये रहा, और इसमें हम इटरेशन का यूज करेंगे। तो पहला इटरेशन में हम क्या करेंगे, पहला इटरेशन में हम यहाँ पे x y और z कैसे निकालना, उसमें था कि आप ये मैट्रिक्स का यूज करके बनाते थे। यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज नहीं करना है, इसमें ये इटरेट करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट x1 x2 एंड x3 का वैल्यू फाइंड करते चलोगे। तो सबसे पहला मेरा x1 डैश, यानी कि ये फर्स्ट इटरेशन है, तो इसको क्या करेंगे 1/83 95 - 11y प्लस z,
जो भी ये पहला वाला इक्वेशन था ना, बस इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस पे अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इटरेशन, तो बस इसको डैश कर देना है, अब बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें जो भी मेरा ये वाले इसमें जो भी है वाई जेड और एक्स जो भी आ रहा है उसको क्या करना है, पहला खुद से एज्यूम करना है, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो पहला हम क्या करेंगे, पहला स्टेप है कि इस सारे में वैल्यू जो क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे। तो अगर इसमें हम 0 को पुट करते हैं तो 95/83 आएगा, 95/83 आ गया एक्स डैश का वैल्यू। वैसे ही इसमें एक्स और जेड का वैल्यू को पुट करेंगे 0, तो यहाँ से मेरा वाई डैश का वैल्यू आ जाएगा 104/52। वैसे ही जेड डैश का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ से 71/29 यानी कि इतना आ गया। तो यहाँ से ये मेरा क्या है, फर्स्ट इटरेशन, और फर्स्ट इटरेशन में एक्स वाई जेड का वैल्यू हम क्या किए, फाइंड कर दिए। उसमें था कि आप लास्ट में जाके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करते थे, यहाँ हमको क्या करना है, साथ ही साथ आपको मिलते जाएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब सेकेंड इटरेशन में चलते हैं, फर्स्ट इटरेशन तो आ गया, सेकेंड इटरेशन में चलेंगे। तो सेकेंड इटरेशन में हम क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा मेरा x2 = 1/83, और जो मेरा एक्स एंड जेड का और या एक्स वाई जो भी था उसमें हम क्या करेंगे ना, उसके प्लेस पे जो पीछे वाले वैल्यू आया है उसको रखेंगे, यानी कि वाई डैश हो गया, यहाँ पे जेड डैश हो गया, और यहाँ पे एक्स डैश जेड डैश, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे जो अभी जो वैल्यू आया है उसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद यहाँ पे हमको क्या करेंगे, x2 का ये सेकेंड इटरेशन का भी एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सेकेंड इटरेशन में सबका वैल्यू पुट करेंगे तो सेकेंड इटरेशन में x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 0.998, y का वैल्यू आ जाएगा 1.234 एंड z का वैल्यू आ जाएगा 1.778। वैसे ही थर्ड इटरेशन निकालेंगे। थर्ड इटरेशन में क्या करेंगे, जो भी एक्स वाई जेड होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन का वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे पुट करने के बाद मेरा आ गया ये थर्ड इटरेशन का वैल्यू आ गया 1.067, और ये एक्स का और वाई का थर्ड इटरेशन में वैल्यू आ गया मेरा 2.310, और जेड का आ गया मेरा 2.005। ये इटरेशन 4 है। इटरेशन 3 का जो वैल्यू आया था उसको पुट करेंगे, तो यहाँ से पुट करने के बाद मेरा इटरेशन 4 भी आ गया। इटरेशन 4 के लिए एक्स का वैल्यू आ गया मेरा 0.934, और वाई का वैल्यू आ गया मेरा 1.589, और जेड का वैल्यू आ गया मेरा 1.701। आप इससे आगे भी फाइंड कर सकते हो, हमने बस इटरेशन 4 तक फाइंड किया, आप इटरेशन 5, 6, 7, 8 जहाँ तक आपको मन करे वहाँ तक फाइंड कर सकते हो, जब तक इसमें इसका वैल्यू थोड़ा बहुत सेम आने लगे तब तक आप इसको फाइंड कर सकते हो। वही सेम लॉजिक एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है तो आप जितना मर्जी उतना इटरेशन लगाओ, टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 4 तक लिखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में बोल रहा है, डिफाइन फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस एंड सेंट्रल डिफरेंस। तो ये तो थ्योरम है, आप इसको कहीं से भी देख के लिख सकते हो, बस इतना याद रखना। फॉरवर्ड डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा से, और ये इसका, और ये फॉरवर्ड डिफरेंस अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो एफ एक्स जो होगा वो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स हो जाएगा, एंड बैकवर्ड डिफरेंस निबला, और इसको अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, और जो सेंट्रल डिफरेंस है वो मेरा हो जाएगा किसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो वो एफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस का एफ एक्स माइनस एच बाई 2 के इक्वल हो जाएंगे। बाकी इसका रहा लैंग्वेज, तो आप अगर आपको इतना याद है तो आप खुद से लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बस ये आपका जो भी फॉर्मूला है वो बता दिए, लैंग्वेज आप कहीं से भी देख सकते हो, और जो भी है इसको आप लिख सकते हो, कुछ डायग्राम भी बना दोगे x1 x2 वाला, जैसे यहाँ पे है ना ये वाले, तो आप यहाँ पे वैल्यू ले लो खुद से, यहाँ पे एक और वैल्यू ले लो x का वैल्यू, और यहाँ पे हम x1 x2 x3 वैसे कर दो, यहाँ पे y1 y2 y3, और आप कर सकते हो, पता है मेरे को, ठीक है, इजीली कर सकते हो। और ये
अभी क्वेश्चन नंबर 5 ही बता रहे हैं और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसी वजह से हमने इसको क्या किया, स्किप कर दिया। आप उतना कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में बोल रहा है y0 का वैल्यू दिया है, y1 का वैल्यू दिया है, y2 दिया है, y3 दिया है, y4 दिया है, और इसमें हमको फाइंड करना है डेल्टा का पावर 4 y0, ठीक है। डेल्टा का पावर 4 y0 कैसे फाइंड करेंगे, देखो y0 दिया है, y1, y2, y3, y4 दे रखा है, तो डेल्टा y पहले फाइंड करते हैं। डेल्टा y फाइंड करने के लिए डेल्टा y0 फाइंड करते हैं, और डेल्टा y0 जो होता है वो मेरा y1 माइनस y0 होता है। तो y1 माइनस y0 करेंगे यानी कि 3 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। वैसे ही डेल्टा y1 फाइंड करेंगे, ये 4 माइनस 3 होगा तो 1 आ जाएगा। डेल्टा y2 फाइंड करेंगे, वो 10 माइनस 4 होगा तो 6 हो जाएगा। और डेल्टा y3 फाइंड करेंगे तो 24 माइनस 10 यानी कि 14 हो जाएगा। वैसे ही डेल्टा स्क्वायर y इसमें आते हैं। सबसे पहला डेल्टा स्क्वायर y0 को फाइंड करते हैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा y1 माइनस का डेल्टा y0, इसका मतलब डेल्टा y1 माइनस का डेल्टा y0। तो यहाँ से आ गया मेरा 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा मेरा 2। वैसे ही ये मेरा डेल्टा y1 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1 यानी कि 5, और डेल्टा y2 आ जाएगा 14 माइनस 6 यानी कि 8। वैसे ही डेल्टा QY के लिए फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5 माइनस 2 यानी कि 3, और 8 माइनस 5 यानी कि 3। अब मेरा फाइनली जो फाइंड करना था वो आ गया, डेल्टा के पावर 4 y0, 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरा 0, ठीक है। बी पार्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ए में बोल रहा है यूजिंग द ट्रेपोजॉइडल रूल कंप्यूट द इंटीग्रल, और इंटीग्रल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स, लोअर वैल्यू 0.5 है एंड अपर लिमिट वैल्यू है 1.1 है, डी एक्स फॉर द गिवन डाटा इन द टेबल। और कुछ डाटा दे रखा है, उस डाटा के बेसिस पे हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रोपोजॉइडल रूल में सेम फॉर्मूला होता है, बस आप इसमें फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन खुद ब खुद बनते जाएगा। और ये भी याद रखना है किस कौन से मेथड के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज करना है। तो सबसे पहले इसमें हम ना एज का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एज का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो NH = B - A होता है। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं जो मेरा n का वैल्यू है वो मेरा कितना है, 6 है। जब n का वैल्यू हम 6 को रखेंगे तो यहाँ से मेरा जो h का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे जो a और b है वो अपर एंड लोअर लिमिट है। तो a मेरा कितना है, लोअर लिमिट यानी कि 0.5 है, एंड b जो है वो मेरा अपर लिमिट है यानी कि 1.1 है। तो यहाँ से h आ गया मेरा b - A डिवाइडेड बाई n है यानी कि 1.1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि एज का वैल्यू आ गया मेरा यहाँ से 0.1। तो ट्रेपोजॉइडल रूल जो है या थ्योरम बोलो, ये फार्मूला बोलो क्या है उसका, तो ये होता है h y0 + yn डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 y3, जो भी इसके बीच में yn और y0 के बीच में जो होगा वैल्यू उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से अब सबका क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, पुट करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा मेरा ये इंटीग्रल। y0 का वैल्यू मेरा y0 का वैल्यू इसमें कितना दे रखा है, 0.4। ये मेरा ये y0 है, y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरा y0 का वैल्यू 0.48 और लास्ट वाले 0.92, तो 0.92 हो गया डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस इसमें बाकी जो बीच का बचा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबको यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो मेरा 0.43 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का ए हुआ कंप्लीट। बी पार्ट को देखते हैं। 6 के बी पार्ट में बोल रहा है कंप्यूट, और एक इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to 1 लिमिट है उसका 1/1 + x² dx यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो इसमें सिम्पसन 1/3 रूल का अप्लाई करना है।
तो वैसे ही पीछे जो ए में पार्ट में था वैसे ही यहाँ पे एच का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी मैंने एन का वैल्यू 6 ले रखा है, तो एच का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1 - 0 डिवाइडेड बाई 6, ये अपर लिमिट क्या है 1 है, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एंड ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ गया मेरा अपर एंड लोअर लिमिट, तो यहाँ से एच का वैल्यू में पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/6। तो सबसे पहले वहाँ था कि x0 और y0 का वैल्यू दे रखा था और इसमें हमको नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे खुद से फाइंड करेंगे। तो x0 मेरा ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको हम x0 एज्यूम करेंगे, तो यहाँ से मेरा x0 का वैल्यू आ गया 0। अब x0 का वैल्यू 0 के लिए y0 का ये y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा y0, और ये वाला जो टर्म है वो ही मेरा क्या है y है, यानी कि 1 + x0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x0 के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y0 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। वैसे ही x1 जो है वो मेरा x0 + h हो जाएगा, तो x0 मेरा कितना है 0, 0 + h मेरा कितना है 1/6, यानी कि x1 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1/6। तो यहाँ से y1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 + x1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगा वो मेरा 0.97 आ जाएगा। वैसे ही x2 आ जाएगा मेरा x1 + h, यानी कि x2 मेरा जो है वो आ जाएगा 2/6, यानी कि x2 आ गया मेरा 2/6, उसके लिए मेरा y2 का वैल्यू आ जाएगा 0.9। वैसे ही x3 मेरा x2 + h यानी कि 3/6 आएगा, और y3 मेरा आ जाएगा 0.8, x4 मेरा 4/6 होगा और y4 मेरा आ जाएगा 0.69। x5 भी वैसे ही 5/6 एंड y5 आ जाएगा मेरा 0.59। x6 मेरा आ जाएगा 1, जो कि मेरा क्या था अपर लिमिट था। अब ये 1 आ गया x6 का वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको y6 का वैल्यू 0.5 करके और इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये अपर लिमिट के वैल्यू के इक्वल आ गया है। अब रूल क्या बोलता है उसको देखते हैं। तो उसमें था क्या था, h इंटू y0 + yn डिवाइडेड बाई 2 था ट्रिपोजॉइडल में, बट इसमें होता है h/3, और आगे उसमें था h इंटू y0 + yn डिवाइडेड बाई 2 + y1 + y2, ऐसे yn-1 तक था, वो ट्रिपोजॉइडल में था। ये सिम्पसन में होता है h/3 y0 + yn + 4 y1 + y3। वैसे जो भी मेरा यहाँ पे ऑड वैल्यू होगा y1 y3 में, जो भी मेरा ऑड होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे 3 4 6, इवन वाले आएंगे, समझ आया ना, इवन वाले 2 4 6 ऐसे इवन वाले आएंगे और इसमें ऑड वाले आएंगे। अब जो भी है एच का वैल्यू मेरा कितना है 1/6, तो 1/6, और ये 3, y0 का वैल्यू कितना है 1 आया था, और yn यानी कि ये y6, n का वैल्यू कितना था 6, तो yn यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 के इक्वल, तो यहाँ 6 होंगे, और यहाँ पे y1 आएगा, y3 आएगा एंड y5 आएगा, और इसमें आएगा y2 y4 तक आएगा, 2 ही आएंगे। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, और ऊपर फाइंड ही कर रखे हैं सबका वैल्यू, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो फाइनली जो आंसर आएगा वो मेरा आ जाएगा 0.784। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, कुछ नहीं करना है, वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, बस उसको इसमें पुट करना है, पुट करने के बाद आंसर को फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, यूजिंग रंगा-कुत्ता मेथड ऑफ द 4th ऑर्डर टू फाइंड y 0.2 and y 0.4 gives that y dot dy by dx equal to y square minus x, और एक वैल्यू दे रखा है y 0 equal to 2 बाई टेकिंग h का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। h हमको यहाँ पे फाइंड नहीं करना है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको h फाइंड करना पड़ रहा था, यहाँ पे हमको h क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। और ये कौन सा मेथड इसमें यूज करना है, रंगा-कुट्टा मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है, जो भी मेरा ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखिए, dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y, और h का वैल्यू भी हमको यहाँ पे दे रखा है। इनिशियली जो ये दे रखा है इससे हमको फाइंड करना है। जैसे y 0 इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी कि ये मेरा क्या है x0 का वैल्यू है, और ये मेरा क्या है y0 का वैल्यू है।
किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो इससे हमको ये पता चलता है कि एक्स नॉट का वैल्यू कितना है 0 एंड वाई नॉट का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ से एक्स नॉट का वैल्यू 0 हो गया एंड वाई नॉट का वैल्यू 2 हो गया। और वैसे ही x1 मेरा क्या था, एक्स नॉट प्लस एच था, यानी कि एक्स नॉट मेरा 0 है और एच का वैल्यू कितना है 0.2, यानी कि 0.2 x1 का वैल्यू आ गया 0.2। तो y1 क्या आ जाएगा y 0.2, और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। तो हमको यहाँ पे दो टर्म को फाइंड करना है, एक मेरा y 0.2 एंड एक y 0.4, जो कि 0.2 के लिए x1 का वैल्यू इतना हो जाएगा एंड 0.4 के लिए x2 का वैल्यू मेरा इतना हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। पहला वाला मतलब कि x1 0.2 के लिए पहला ये जो भी है उसको अप्लाई करते हैं, जो भी इसका फॉर्मूला है उसके थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रंगाकुटा मेथड y जो भी ये फॉर्मूला होता है सब इसके लिए, ठीक है। सारे जो भी इंटीग्रल के लिए था उस सबका अलग अलग, जो भी आप इसमें पढ़ रहे हो ना, जो भी मेथड जो भी पढ़ रहे हो सबके लिए एक क्या है, एक अपना अपना अलग अलग फॉर्मूला दे रखा है। तो इसके लिए होता है yn+1 इक्वल टू yn+1/6 k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4। और यहाँ पे जो k1 k2 k3 जो होता है उसका वैल्यू सबसे पहले पता करते हैं, ठीक है। तो k1 जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, k1 मेरा क्या होता है h f xn और yn, ठीक है। ये मेरा k1 का वैल्यू होता है। वैसे ही यहाँ पे k2 का वैल्यू लिखा गया है h f xn + h/2 और yn + k1/k2। और k3 कुछ नहीं होता है, k3 में बस यहाँ पे k2 आ जाता है एंड k4 भी। और k4 जो होता है वो मेरा हो जाता है h f x1 + h एंड y1 + k3, ठीक है। तो k1 हो गया, k2 हो गया एंड k3 में बस यहाँ पे k2 आ जाएगा और यहाँ पे ये हो गया k4, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, कैसे कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। तो k1 जो है वो मेरा है h f xn और yn। तो यहाँ पे n का वैल्यू सबसे पहले देखते हैं। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए पहले। तो n का वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। n का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से k1 आ गया मेरा h, ये h f x0 y0। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फंक्शन था वो मेरा क्या था dy/dx इक्वल टू y² - x डिवाइडेड बाई y। तो बस क्या करना है, y और x को क्या करना है y0 और x0 से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो k1 आ गया h y0 का स्क्वायर माइनस x0 डिवाइडेड बाई y0। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो k1 का वैल्यू आ गया मेरा 0.4, ठीक है। वैसे ही k2 फाइंड करेंगे। तो k2 फाइंड करने के लिए सेम n का वैल्यू क्या करेंगे 0 को पुट करेंगे एंड x और y को x0 y0 से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद यहाँ से आ गया मेरा h y0 + k1/2 का स्क्वायर। ये मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा y और ये मेरा क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो ये सब का सब मेरा क्या है y है एंड ये सब का सब मेरा क्या है x। तो उसके लिए यहाँ पे आ गया मेरा, और जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन था वो मेरा y² माइनस x डिवाइडेड बाई y था। तो यहाँ से मेरा इसका स्क्वायर करेंगे और तो ये हो गया y का स्क्वायर माइनस, और ये x है तो x हो गया डिवाइडेड बाई y, तो ये हो गया y। अब सबका वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ से k2 का वैल्यू आ जाएगा 0.211। वैसे ही k3 का फॉर्मूला क्या है h f 0 + h/2 y0 + k2/2। यहाँ पे इसका वैल्यू रखने के बाद यहाँ से आप इसको देख लो, सॉल्व करने के बाद आ गया 0.4118। वैसे ही k4 फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला क्या है h f x0 + h और y0 + k3। इसको यहाँ से रखने के बाद यहाँ से आ गया इसका वैल्यू 0.4658, ठीक है।
अब आ गया मेरा K1 K2 K3 K4 तो फाइंड हो गया। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं और y1 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y1 आ गया मेरा कितना, y1 जो कि मेरा है y 0.2 और ये y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। तो इसको रखेंगे, रखने के बाद जो मेरा फाइनली आंसर जो आएगा, सब सारे का वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 2.3518 आ जाएगा। इसमें हो सकता है कि आपका आंसर यहाँ कुछ अलग आ जाए, और डिफरेंट आने का रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे कुछ अप्रोक्स वैल्यू लेंगे, तो हमने कुछ अलग डिजिट तक लिए, आप कुछ अलग डिजिट तक लेंगे, तो हो सकता है दोनों में के आंसर में डिफरेंस आ जाए। तो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन को ये मेरा क्या था, y 0.2 के लिए था। अब हमको निकालना है y 0.4 के लिए। तो y 0.4 के लिए हम x का कौन सा वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे y2 आएगा। जब यहाँ y2 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 आएगा। जब यहाँ पे y1 आएगा तो हम x1 निकालेंगे, ना कि x0, ठीक है। तो x1 के लिए और y1 पे जो भी K1 K2 K3 एंड K4 का वैल्यू है उसको हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। और K1 K2 K3 यहाँ पे जो भी इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे ये हो जाएगा। पहले क्या था, K1 में पहले x0 एंड y0 था, यहाँ पे x0 एंड y0 नहीं होगा, यहाँ पे x1 एंड y1 होगा। वैसे ही K2 के लिए यहाँ पे x1 प्लस h/2 एंड y1 प्लस K1/2 होगा। K3 के लिए यहाँ पे hf x1 प्लस h/2 और ये y1 प्लस K2/2 होगा। ऐसे ही बस यहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ पे y0 था, यहाँ पे हम x1 रखेंगे। दोनों में सेम K1 K2 के लिए नहीं निकालना है, यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे K1 का वैल्यू आ गया मेरा hf, और ये मेरा क्या है, x1 है 0.2 और ये मेरा y1 है 2.3519, जो कि हमने y 0.2 करके निकाले थे, उससे ये आया है, ठीक है। और इसको हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो मेरा K1 का वैल्यू आएगा वो 0.4534 आएगा। वैसे ही K2 फाइंड करेंगे। K2 का वैल्यू मेरा आएगा 0.4926। आप इसको देख लेना, ठीक है। वैसे ही K3 आ जाएगा 0.4966 और K4 आ जाएगा मेरा 0.4, K4 जो है वो आ जाएगा 0.5488। वैसे ही अब क्या करना है, फॉर्मूला में K1 K2 K3 को पुट कर देना है। तो यहाँ से y2 आ जाएगा y 0.4 y1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। y1 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, दिया नहीं है, हमने खुद फाइंड किया हुआ है। तो ये हो गया 1/6 K1 K2 का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, तो ये हो गया। सारे वैल्यू को पुट करने के बाद बस फाइनली आंसर आ जाएगा 2.8486। आप लोग का अलग आ सकता है, नो डाउट, पता है ना क्यों अलग आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है प्रूव दैट द फ्लोइंग। कुछ इक्वेशन दे रखे हैं और उसको हमको प्रूव करना है। तो ये है e के पावर x इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई e एंड e के पावर x डॉट e के पावर x डिवाइडेड बाई डेल्टा स्क्वायर डॉट e के पावर x। तो सबसे पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो e के पावर x इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई e एंड e के पावर x और e के पावर x डिवाइडेड बाई डेल्टा स्क्वायर e के पावर x। तो ये मान लो LHS है एंड ये RHS है, तो RHS से चलते हैं LHS की साइड में, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा क्या है, ई क्या है, ये मेरे को पता रहना चाहिए। तो डेल्टा मेरा क्या है, जो भी डेल्टा है वो मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है, और ई भी मेरा क्या है, ऑपरेटर है। कौन सा डेल्टा मेरा कौन सा ऑपरेटर है, तो डेल्टा मेरा जो है वो फॉरवर्ड ऑपरेटर है, और ई जो है वो मेरा शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये मेरा बस क्या है, एक ऑपरेटर है, बस इतना ध्यान में रखियो कि ये मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है। तो यहाँ से आ गया मेरा डेल्टा स्क्वायर, और ई को हम ये ऊपर लाएंगे तो ये आ जाएगा ई इनवर्स ई के पावर एक्स डॉट, ये हो गया ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा स्क्वायर एंड ई के पावर एक्स।
तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले ये वाले ऑपरेटर को रहने दिया और ये ई इनवर्स वाले ऑपरेटर को ई के पावर एक्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और वैसे ही ई के पावर एक्स पे ई ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और ई के पावर एक्स को डेल्टा स्क्वायर है तो सबसे पहले एक डेल्टा का जैसे हो गया ना, ये जैसे डेल्टा स्क्वायर ई के पावर एक्स है ना, तो सबसे पहले पहला डेल्टा का ऑपरेटर इस पे अप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये है, सबसे पहले देख लो, ये डेल्टा है और ये मेरा एक शिफ्ट ऑपरेटर है, ये मेरा ये फॉरवर्ड ऑपरेटर, ये शिफ्ट ऑपरेटर और ये -1। तो इस दोनों में रिलेशन ये होता है, डेल्टा इक्वल टू ई -1 होता है, ठीक। अगर हम किसी भी फंक्शन पे अगर ई ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन जो होता है वो एच से इंक्रीज कर जाता है, और वहीं फंक्शन को अगर ई इन्वर्स ऑपरेटर का यूज करते हैं उसी फंक्शन पे तो वो -h से वो डिक्रीज कर जाता है। और उस फंक्शन पे कोई भी फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन पे अगर डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो h से इंक्रीज कर जाता है और वो फंक्शन वो खुद इंक्रीज हुए में से उतना को माइनस कर दिया जाता है। तो ये आपको टर्म याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया डेल्टा स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा क्या है, ई इन्वर्स ई के पावर एक्स, यानी कि ये वाले, यानी कि क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसमें से हमको क्या करना है, एच को माइनस कर देना है। तो ये हो गया मेरा क्या, इस ऑपरेटर का, जैसे यहाँ पे क्या है, ई इन्वर्स ई के पावर एक्स। तो ई के पावर एक्स मेरा क्या है, एक फंक्शन है और इस पे ई इन्वर्स वाले ऑपरेटर इस पे क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये, और इसको हम इन्वर्स ऑपरेटर भी बोलते हैं, ई इन्वर्स को क्या बोलते हैं, ई के पावर -1 को बोलते हैं इन्वर्स ऑपरेटर। तो जब इसको ये वाला फंक्शन है तो, और फॉर्मूला मेरा क्या है, अगर मेरा ई के पावर एफ एक्स ऐसे रह रहा है तो मेरा चेंज मेरा क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच, यानी कि ई के पावर एक्स है तो एक्स के प्लेस पे क्या करना है, ई के पावर एक्स माइनस एच कर देना है। और एच मेरा यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एच का वैल्यू मेरा क्या है, 1 है, एच मेरा 1 के लिए ये जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा डेल्टा स्क्वायर और इस ऑपरेटर को ई के पावर एक्स पर अप्लाई किए तो ये आ गया ई के पावर एक्स -1। वैसे ई के पावर एक्स के लिए करेंगे तो एच से क्या हो जाएगा, 1 से ये इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 से हम क्या किए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं, और नीचे अभी नहीं अप्लाई किए हैं, अभी वैसे के वैसे लिखा गया है। अब देखो, अब डेल्टा स्क्वायर ई के पावर एक्स -1 है तो वहीं क्या किए हैं, डेल्टा और डेल्टा ई के पावर एक्स -1, ठीक है। तो डेल्टा ई के पावर एक्स -1 है, यानी कि इस पे अब इसका यूज करना है। तो एक तो डेल्टा रह गया और एक अंदर जो एक डेल्टा को लेके गए हैं इस पे अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहला मेरा क्या है, एक 1 से इंक्रीज करना है, तो 1 से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ई के पावर एक्स -1 + 1 हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो गया, और फिर माइनस का जो फंक्शन है उसको लिख देना है, तो ई के पावर एक्स -1, यानी कि यहाँ से आ गया ई के पावर एक्स, 1 से 1 कैंसिल आ गया, तो ये आ गया मेरा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स -1 आ गया, डॉट, ये तो इस पे कोई ऑपरेटर है ही नहीं तो नहीं लगेगा, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, तो ई के पावर एक्स -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इस पे अप्लाई किए हैं यहाँ पे जैसे ये, तो ये इसके लिए क्या हो गया, एक इंक्रीज करना है तो इंक्रीज हो गया और ई के पावर एक्स हो गया, ठीक। तो ये तो पहला डेल्टा खत्म। अब सेकेंड वाले डेल्टा को अप्लाई करते हैं, तो सेकेंड वाले डेल्टा को अप्लाई करेंगे इस पे, तो सबसे पहले इस पे अप्लाई करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई के पावर एक्स माइनस डेल्टा ई के पावर एक्स -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया मेरा, इस पे अप्लाई करेंगे तो पहले एक इंक्रीज करो और उसको सेम से माइनस कर दो, तो माइनस कर दिए। अब इस पे आते हैं, इस पे आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे तो +1 करेंगे तो ये तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, और उसको इसी से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ जो माइनस है वो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे और ई के पावर एक्स -1 हो जाएंगे, ये हो गया। वैसे ही इस पे अप्लाई करेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ अप्लाई करेंगे तो इसको क्या करो, एक से इंक्रीज करो तो ई के पावर एक्स +2 हो गया, और खुद को इससे माइनस कर दो तो माइनस हो गया, और ई के पावर एक्स का हो गया ई के पावर एक्स +1 और प्लस ई के पावर एक्स, ठीक है।
यहाँ तक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ई के पावर एक्स प्लस वन, तो ई के पावर एक्स प्लस वन हो गया, और ये माइनस माइनस टू ई के पावर एक्स हो गया, प्लस ई के पावर एक्स माइनस वन हो गया। इसको वैसे ही लिखे नीचे ई के पावर एक्स प्लस टू, और ये वन सेम ही है, तो ये हो गया टू ई के पावर एक्स प्लस वन, और ये प्लस ई के पावर एक्स। इस सब में से ई के पावर एक्स को कॉमन किए, तो इसमें से बचेगा क्या, ई, और यहाँ पे टू माइनस का टू, और यहाँ पे वन बाई ई के पावर माइनस वन बचेगा ना, यहाँ पे ई के पावर माइनस वन, तो ये ई के पावर माइनस वन को हम लिख सकते हैं वन बाई ई, तो वन बाई ई हो गया ई के पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई, इसमें से हम क्या किए, ई के पावर एक्स को यहाँ पे कॉमन कर लिए, तो कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा टू ई, और ये हो जाएगा वन, तो वन हो गया। अब क्या किए ना, ई के पावर ऊपर से मल्टीप्लाई किए, और ई को ऊपर से मल्टीप्लाई किए है, और यहाँ पे ई को डिवाइड भी कर दिए है। क्यों किए हैं, आगे देखो, ये हो गया ई माइनस टू प्लस वन बाई ई माइनस टू ये वाला, और प्लस वन बाई ई, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हमने जो ये डिवाइड किया है ई वाले, इसको हम ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि डिवाइड में है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये डिवाइड में हो गया। और नीचे जो ये ई को डिवाइड किए हैं, तो ये ई डिवाइड किया तो ये ई आ गया, और ये ई से ई कट गया, तो ये माइनस टू बचा, और ये वन बाई ई आ गया। अब ये दोनों क्या है, सेम है, ये और ये दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये ई यहाँ से ई के पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ई है, तो ये ऊपर जाके ई के पावर एक्स प्लस वन और माइनस वन हो जाएगा, और ये वन से वन कैंसिल, यानी कि यहाँ से बच गया क्या मेरा, ई के पावर एक्स, जो कि हमको प्रूव करना था, और यहाँ से प्रूव हो गया। 8 के बी पार्ट में बोल रहा है ई बाई टू प्लस ई माइनस वन बाई टू प्लस और वन प्लस डेल्टा वन बाई टू इक्वल टू टू प्लस डेल्टा। देखो, इसको हम ट्राई किए सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमको ये लगा कि हाँ इसमें इस एक्सप्रेशन में कुछ गलती है, मतलब ये गलत है, ऐसे एक्सप्रेशन में ये नहीं होंगे, इसको ऐसे होना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन बहुत अजीब तरीका से दे रखा था, कुछ भी प्रिंट, तो ये 8 का बी का ये वाले एक्सप्रेशन होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ई के पावर वन बाई टू प्लस ई के पावर माइनस वन बाई टू, और वन प्लस डेल्टा के पावर वन बाई टू इक्वल टू टू प्लस डेल्टा है, ठीक है, बहुत ईजी है। बस एक याद रखना, डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन, और यहाँ पे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस वन हो जाएगा। तो ये तो सेम रहने देते हैं, वन प्लस डेल्टा के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ई लिखेंगे, तो ई हो गया। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से, तो ई के पावर वन बाई टू प्लस ई के पावर वन बाई टू, तो ये हो जाएगा, और ई के पावर माइनस वन बाई टू, यानी कि ये आ गया ई, और ये हो गया मेरा ई के पावर जीरो आएगा, ये मेरा चेंज हो जाएगा ई के पावर जीरो में, और ये हो जाएगा ई के पावर वन में, ये आ गया ई के पावर जीरो मेरा वन हो गया, और ये हो गया ई के प्लेस पे अब क्या करते हैं, डेल्टा प्लस वन फिर से पुट कर देते हैं, तो डेल्टा प्लस वन हो गया, और यहाँ से डेल्टा प्लस वन और ये प्लस वन, यानी कि डेल्टा प्लस टू, और ये प्रूव हो गया। वैसे सी में पता नहीं क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, सी मेरे को डिकोड नहीं हो पाया कि इसने लिखा बोल क्या रहा है, तो इसी वजह से हमने सी को सॉल्व नहीं किया। और डी वाले पी वाई क्यू है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये वाले दो फार्मूला है, इसका यूज कीजिएगा और ये बन जाएगा। और नहीं तो ये पी वाई क्यू है, आपको जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें आप किसी भी वीडियो में जाके देखोगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। किसी भी वीडियो में नहीं, जिस ईयर में पूछा हुआ है उस ईयर के वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ये आप इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, आगे भी क्वेश्चन कुछ अटपटा ही दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, जैसे बोल रहा है यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू इवेलुएट कंसिडरिंग 5 सब इंटरवल, बस इतना ही दे रखा है। इसमें कुछ मतलब कोई इक्वेशन देना चाहिए, ये सॉरी इक्वेशन बोल रहे, कोई इंटीग्रेशन देना चाहिए ना, कि हाँ उसको करना है, किस पे इवेलुएट करना है, बस ऐवे ही दे दिया, तो ये भी क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत ही है। और क्वेश्चन नंबर 10 है यूजिंग रंगाकुटा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई नॉट y0 इक्वल टू 2 फाइंड y0.1 एंड y0.2 करेक्ट
to 4 decimal place, carry out first 5 iteration taking initial starting of solution vector as 0 0 0। देखो भाई, इस सेमेस्टर का क्वेश्चन, इस साल का जो क्वेश्चन है वो 7 तक तो सही था, बट 8 9 और 10 बहुत बहुत लेंदी, ये उसमें अगर वो कोई बच्चा बनाने चला तो हो गया उसका, क्योंकि क्वेश्चन हमको सही नहीं लगा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो इसका हम बस आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बस इसमें जैसे वो फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या था, रंगाकुटा मेथड फोर्थ ऑर्डर के लिए K1 K2 K3 और K4 तक फाइंड करते थे। इसमें हमको K4 तक फाइंड नहीं करना है, इसमें K1 एंड K2 फाइंड करना है, और उसको जैसे उसको सॉल्व किया है एज इट इज इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम अभी नहीं बताने जा रहे हैं।